इस क्लास में हम देखेंगे आज कोहलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है, ठीक है, उसको यहाँ पर समझते हैं। तो पहले यहाँ पर थोड़ा बहुत आप लोगों को रिवीजन करा लें। यहाँ पर जो भी मेन थोड़ा बहुत यहाँ पर हम ओवरव्यू देख लेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस को करेंगे। इससे पहले कि आप पियाजे और वाइगोस्की इन सब की थ्योरीज का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQs हैं, उन सबको हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से देख लेना, वरना फिर आप प्ले में भी जाके देख सकते हो। चलो फिर आप यहाँ पर देखो, अगर हम बात करते हैं, जो कोहलबर्ग ने एक मोरल डेवलपमेंट मतलब नैतिकता का सिद्धांत दिया था। बेसिकली इनका मतलब ये था कि एक जो बच्चा होता है वो जब अपनी ग्रोथ कर रहा होता है, ठीक है, मतलब इस एक स्टेज से क्या होता है, वो ग्रोथ करता है दूसरे से फिर तीसरे स्टेज में, है ना। तो अपनी उम्र के हिसाब से वो उसकी जो भी नैतिकता होती है कैसे बदलती जाती, कैसे उसकी एज के हिसाब से उसकी नैतिकता में या उसके मोरल डेवलपमेंट में कैसे कैसे बदलाव आते हैं। तो उन सब चीज़ों की यहाँ पर इन्होंने बात किया है। तो फटाफट यहाँ पर देखो, अगर हम रिविजन कर लें, समझ लें, तो इन्होंने 3 लेवल दिए हैं। एक चीज़ समझ लेना, इन्होंने जो स्तर बताए वो 3 बताए और स्टेजेस जो हैं वो 6 हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके से कि कितने लेवल है कितने स्टेज है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेवल की अगर बात करें तो लेवल तुम्हारे कितने होते हैं, 3, और स्टेजेस की अगर बात करें तो वो 6 होते हैं। एक लेवल में 2 स्टेज, इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, सबसे पहला जो लेवल आता है वो आता है प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, अभी प्री कन्वेंशनल लेवल को होता है, ये 4 से 10 साल के लिए होता है। ठीक है, जब बच्चा 4 साल से 10 साल के बीच होता है तब ये उसमें आता है। और इसमें जो सबसे पहली स्टेज होती है वो होती है पनिशमेंट और ओबीडियंस, दंड और आज्ञाकारिता। मतलब यहाँ पर बच्चा जो भी चीज़ें करेगा, जो भी रीज़न देगा, वो अपने हिसाब से नहीं देगा, वो दूसरे के हिसाब से देगा कि अगर ये चीज़ गलत है, इसकी मुझे पनिशमेंट मिलेगी, तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, या अगर उसको किसी टीचर ने, किसी बड़े ने बोल दिया कि तुम ये काम करो, तो वो करेगा। मतलब डर के जहाँ पर वो काम करे, डर के अभाव से, तो उसको हम बोल देते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस वाली स्टेज में है वो। अब अगर मान लीजिए आता है इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज ओरिएंटेशन, या फिर व्यक्तिवाद और विनिमय अभिविन्यास। मतलब यहाँ होता है कि बच्चा टिट फॉर टैट वाली अवस्था में रहता है। उसके हिसाब से जैसा कोई सामने वाला कर रहा है, ठीक है, वैसा हमें भी करना है, जैसा हम कर रहे हैं वैसा सामने वाला करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये बात मान के चले कि मान लीजिए जो स्कूल में कोई बच्चा है वो अपना टिफिन शेयर कर रहा है किसी बच्चे से, ठीक है, तो अब वो चाहेगा कि अगले दिन दूसरा बच्चा भी उससे टिफिन को शेयर करे। ठीक है, तो जहाँ पर भी शेयरिंग की बात है या म्यूचुअल एक्सचेंज की बात है, उसको हम क्या बोल देंगे कि बच्चा स्टेज 2 में है। इसके बाद अब देखते हैं हम सेकंड वाला जो है कन्वेंशनल लेवल, मतलब परंपरागत स्तर। इसमें भी देखो 2 स्टेज होती है। सबसे पहली स्टेज आती है आपकी गुड बॉय या गुड गर्ल। मतलब जहाँ पर बच्चे को ये लगता है कि दूसरों के सामने अच्छे बनने में ही भलाई है। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या, उसके अंदर नैतिकता डेवलप होती है कि मुझे बड़ों के सामने, मुझे अपने माँ बाप के सामने, अपने टीचर के सामने अच्छा बनना, अच्छा दिखना है। ठीक है, वो आएंगे तो किताब खोल के पढ़ने लगेगा, या वो ऐसा काम करेगा और उनको शो ऑफ करेगा कि देखो हम अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे कि उसकी अच्छी पहचान हो। तो वो होती है तुम्हारी गुड बॉय और गुड गर्ल वाली अवस्था। उसके बाद अब आता है लॉ एंड ऑर्डर, या फिर सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन, या फिर सामाजिक व्यवस्था उन्मुखीकरण। मतलब ये होता है बेसिकली इसमें कि बच्चा इसमें सोसाइटी को सबसे ज़्यादा महत्व देता है। ठीक है, भले उसका कितना भी लॉस हो, कितना भी उसके साथ गलत हो, मगर वो लॉ और ऑर्डर मेंटेन किया रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक ट्रैफिक लाइट का एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर मान लीजिए जो हेन्स डायलेमा वाले जो थ्योरी था, ठीक है, जिसके बेस पर इन्होंने थ्योरी बनाई है, इसको हम जिस वीडियो में टॉपिक पे हमने बात की उसमें डिटेल में इसको बताया है कि क्या है हेन्स डायलेमा। तो आप चाहना तो देख लेना, वरना एक दूसरे रुक जाना, वीडियो आ जाएगी, वहाँ पर एनिमेशन के थ्रू बताया होगा। तो इसमें देखो बेसिकली क्या था कि अब इसके हिसाब से कि हिंज ने जो चोरी किया था, दवा चोरी किया था अपनी बीवी के लिए, क्योंकि वो दवा और कहीं मिल नहीं रही थी और वही एक आखिरी दवा थी उस मेडिकल स्टोर पर। तो इस स्टेज में अगर बच्चा होगा लॉ एंड ऑर्डर मतलब 4th स्टेज में, तो उसके हिसाब से उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी, उसको लॉ को मेंटेन करना था। तो जहाँ पर भी वो सोसाइटी के लिए लॉ मेंटेन करेगा कि ये लॉ सोसाइटी समाज के लिए बना, इसको नहीं तोड़ना चाहिए, तो मतलब वो तुम्हारे स्टेज 4 में आता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट आता है थर्ड वाला पोस्ट कन्वेंशनल, जिसे हम बोलते हैं उत्तर पारंपरिक स्तर। इसमें क्या होता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, जो 5वीं स्टेज है कि सामाजिक अनुबंध। मतलब यहाँ पर देखो समाज को लेकर तो चलेगा, लेकिन उसके हिसाब से रहेगा कि अगर किसी कानून की वजह से, ठीक है, किसी की जान जा रही है, किसी को कुछ नुकसान हो रहा है, तो समाज से या फिर अदालत में जाके किसी भी तरीके से, मतलब आपसी सहमति होने के बाद वो उस कानून को बदल दे। मतलब वहाँ पर बच्चा मानता है कि कानून को बदल देना चाहिए समाज के हित में या किसी इंडिविजुअल के हित में। तो ये चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम छोटा सा एग्जांपल लें कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा कानून है, ठीक है, एक मान लेते हैं कोई चोरी करता है, अब हमें खून नहीं करना चाहिए, तो हमारा लॉ हो गया। लेकिन अब हमारे घर में कोई चोरी कर रहा है, कोई घुसा है, तो उसको हम मार सकते हैं, अब भले उसकी जान चली जाए, हमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो लॉ में ये चेंज हुआ, अमेंड हुआ है। क्यों? क्योंकि इससे समाज की भलाई के लिए चीज़ किया गया है। ठीक है, किसी और की फालतू में जान ना चली जाए जो बेकसूर है उसकी। तो इसको हम बोल देते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक सोसाइटी और के बीच का कॉन्ट्रैक्ट करके तब आप एक कानून को बदल सकते हो या उसमें चेंज कर सकते हो।
अब जो लास्ट आता है वो आता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। अब देखो कहाँ पे कन्फ्यूजन होगी अभी हम बता देंगे आपको, पहले सारी चीज़ें समझ लेते हैं। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल मतलब क्या होता है कि इस स्टेज में जब बच्चा आ जाता है, ठीक है, इस स्टेज में जब बच्चा आ जाता है तो उसके हिसाब से जो चीज़ सही होगी वो डिसाइड करेगा कि समाज के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। अब उसके लिए उसको पूरा कानून तोड़ना पड़ेगा कुछ भी। फॉर सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका होगा हमारे फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है। अभी अगर हम भगत सिंह को ले लें, कोई भी फ्रीडम फाइटर हैं, तो अगर हम ये मान के चले कि उनके हिसाब से ये था, भले आधा समाज उन्हें समझ रहा हो आधा ना समझ रहा हो, मगर उनके हिसाब से वो चीज़ सही थी, उन्होंने वो चीज़ किया, अब उसके लिए उनको अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो वो दे देंगे। तो ये होता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ठीक है। एज की बात कर लें, 4 से 10 आपका प्री कन्वेंशनल हो गया, ठीक है। 10 से 13 तुम्हारा कन्वेंशनल हो गया, और 13 के बाद से जो भी आएगा आपका वो पोस्ट कन्वेंशनल हो जाएगा। तो ये तो एज की बात हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेंगे हम, इंक थोड़ा थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं इसकी डेप्थ। एक चीज़ देखो यहाँ पर समझ लेना, कन्फ्यूजन कहाँ होती है, सोशल ऑर्डर वाले में कन्फ्यूजन होगी बच्चों को, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में और यूनिवर्सल में। तो एक एक चीज़ यहाँ पर हम अच्छे से समझेंगे। सोशल ऑर्डर का मतलब तुम ये समझ लो कि जहाँ पर कानून की पालन करने की बात है, जब कानून का पालन हो रहा होगा, ठीक है, अब उससे कोई भी नुकसान हो उस बच्चे का या उस इंसान का, उससे कोई मतलब नहीं, वो कानून का पालन करेगा करेगा, तो वो सोशल ऑर्डर मेंटेन कर रहा है। अब बात आती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब या सामाजिक अनुबंध मतलब। अनुबंध मतलब होगा कि वो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव कर सकता है, ठीक है, समाज के हित के लिए वो बदलाव करना चाहिए, वो कर देगा, तो ये तुम्हारा हो जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर आ जाता है तुम्हारा सबसे आखिरी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। यहाँ पर उसको सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है, ना तो उसे किसी भी जुडिशियल बॉडी किसी से कोई मतलब नहीं, कोर्ट वगैरह से कुछ नहीं। उसके हिसाब से जो चीज़ सही है जायज़ है वो चीज़ होनी चाहिए, उसके लिए वो चाहे कुछ भी करेगा। जो भी आप देखते हो कहीं पर, जैसे गांधी जी ने, ठीक है, हंगर स्ट्राइक किया। अब भले आधे समाज को समझ में आ रहा हो, अंग्रेज़ों को लग रहा था नहीं गलत कर रहे हो, लेकिन उनके हिसाब से वो चीज़ सही थी तो वो अपनी चीज़ पर डटे रहे। तो ये होता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल कि तुम सार्वभौमिक तौर पर तुम ये काम कर रहे हो या ये चीज़ सोच तुम्हारी है। तो ये हो गई नॉर्मल चीज़ें जो भी यहाँ पर ओवरव्यू था हमने बता दिया। इसके बाद अब देखो हम फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने नैतिक तर्क के सिद्धांत में प्रस्तावित नहीं किया है, कि इनमें कौन सी ऐसा लेवल है जो उन्होंने नहीं दिया। तो अभी हमने पढ़ा कन्वेंशनल दिया है, पोस्ट दिया है और प्री कन्वेंशनल, मतलब तुम्हारा ये अपरंपरागत, ये कोई वर्ड नहीं, तो ये नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद अब देख लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक है, इसको देख लेते हैं एक मिनट। हाँ, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस फॉर 7 to 8 years ओल्ड चिल्ड्रंस मोरल डिसीजन। मतलब यहाँ पर देखो एज के हिसाब से पूछ लिया है कि कोहलबर्ग के हिसाब से अगर कोई बच्चा 7 से 8 साल के बीच में तो किस अवस्था में। तभी मैंने बताया था कि 4 से 10 तक वो किस में रहता है, प्री कन्वेंशनल में। मतलब यहाँ पर आपका जो होगा, अब देखो अब यहाँ पर स्टेज की बात कर दी गई। अब प्री कन्वेंशनल में कौन कौन सी आती है आपकी, पनिशमेंट ओबीडियंस आती है, और दूसरा इंडिविजुअल वाली आती है जो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दंड और आज्ञा पालन। तो देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया तुमसे, लेवल के अंदर कौन सी स्टेज है ये भी तुम्हें अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। कभी लेवल पूछने के लिए तुमको स्टेज दे देगा, कभी स्टेज पूछने के लिए लेवल दे देगा, तो इस हिसाब से आपको तैयार रहना है। इसके बाद अब देखते हैं यहाँ पर 53rd क्वेश्चन है कि आशा अच्छा काम करती है क्योंकि वह चाहती है कि दूसरे लोग उसे अच्छा समझे। मतलब अब जहाँ पर उसको दूसरों को दिखाना, शो ऑफ करना हो कि हम बहुत बढ़िया हैं, ठीक है, एकदम जैसे कोई मेहमान आ जाए किताब लेके बैठ जाए कमरा बंद कर ले, तो मतलब क्या कि वो ये दिखाना चाह रहा है कि हम गुड गर्ल या गुड बॉय हैं। तो अब ये कोर्स किस स्टेज में आता है, अभी हमने बताया था ये आ जाता है आपका किसमें, कन्वेंशनल स्टेज में आएगा। किसमें आएगा, कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक, जो आपका वो सॉरी कन्वेंशनल लेवल, पारंपरिक चरण, दूसरा वाला चरण जो होगा, ठीक है, उसमें आता है ये। और स्टेज की अगर हम बात करें तो आपकी स्टेज नंबर 3 हो जाती है। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं 54th वाला कि पूजा अपनी सहेली से कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। नियम का देखो पालन करना चाहिए, अन्यथा शिक्षक हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देंगे। तो कोलबर के हिसाब से ये किस चरण की बात हो रही है या फिर किस स्टेज की बात हो रही है। तो अब यहाँ पर देखो क्या कह रही है कि हमें पनिशमेंट मिलेगी या फिर हमें नहीं खेलने दिया जाएगा। मतलब अगर आपने आज्ञा का पालन नहीं किया टीचर को, तो जहाँ पर भी आज्ञा या पनिशमेंट की बात आएगी तो कौन सी अवस्था हो जाती है, वो दंड और ये आज्ञाकारिता वाली, पहला वाला हो जाएगा राइट आंसर। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो इतने क्वेश्चन है, तुम्हारी ये मत सोचो कि 8-10 क्वेश्चन है बहुत कम है, ऐसा कुछ नहीं होता। 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लगाने से मतलब नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन लगाओ कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता जाए, कि हाँ हर एक स्टेज के बारे में तुम्हें पता चल जाए, क्योंकि थ्योरी में बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को,
मैं इसको पढ़ा भी चुका हूँ पिछले एग्जाम्स के लिए, लेकिन फिर से हम नई वीडियो लेके आएंगे, तो उसके लिए आप चाहो तो वेट कर सकते हो, वरना पुरानी वीडियो जाके देख भी सकते हो आप। चलो फिर अब यहाँ पर देखो 55 वाला कह रहा है कि मीरा सब्जी की दुकान से सब्जी लाने के लिए अपनी माँ से डेयरी मिल्क चॉकलेट, मतलब वो चॉकलेट क्या कर रही है, कमीशन मांग रही है कि मुझे चॉकलेट अगर दिलाओगे तभी हम जाकर दुकान से सब्जी लेकर आएंगे, वरना नहीं। तो यहाँ पर वो कुछ ना कुछ एक्सचेंज चाह रही है बदले में, ठीक है, मतलब आपसी में कुछ ना कुछ वो चाह रही है कि अगर मैं सब्जी लेके आऊँगी तो मुझे भी बदले में कुछ मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो किस स्टेज में है, तो कौन सी आती है, आप अभी हमने बताया था आपको सार्वभौमिक की व्यक्तिवाद या अभिविन्यास, या कौन सी आएगी, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा इंडिविजुअलिज्म, या फिर आपका व्यक्तिवाद और विनिमय अभिविन्यास, ठीक है, जहाँ पर उसको एक्सचेंज या बदलाव बदले की जो भी संभावना होती है टिट फॉर टैट वाली, वो वाली सिचुएशन होती है। अब यहाँ पर देखो हम बात करते हैं 56 का, टिट फॉर टैट की अवधारणा, मतलब जैसे को तैसा की अवधारणा कोलबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत के निम्नलिखित में से किस चरण की मुख्य विशेषता है, तो ये किस चरण में आता है जहाँ पर टिट फॉर टैट वाली बात आती है। तो अभी आपको बताया था कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर 2 इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज ओरिएंटेशन, ठीक है, तो 56 का बी वाला हो जाएगा राइट आंसर। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर 57 वाला कह रहा है कि एक व्यक्ति संपूर्ण मानवता के लिए प्रतिष्ठित होना चाहता है और राष्ट्र तथा जनता के प्रति उसकी देखभाल करने की प्रकृति रखता है, वह व्यक्ति नैतिक विकास के निम्नलिखित में से किस चरण में है। देखो संपूर्ण मानवता के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए, मतलब ठीक है, पूरी सोसाइटी के लिए वो प्रतिष्ठित होना चाहता है, ऊपर से वो केयर भी कर रहा है, ठीक है, राष्ट्र की, जनता की। तो इसका मतलब क्या है, एक आप एग्जाम्पल अभी हमने क्या बताया था फ्रीडम फाइटर का ना, तो ऐसा तो कोई फ्रीडम फाइटर ही कर सकता है, या फिर कोई ऐसा जो सोशल कॉज जिसके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो अपने व्यक्तिगत चीज़ों के बारे में नहीं सोचेगा। तो वो किस स्टेज में आता है तुम्हारा, सोशल ऑर्डर में या सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। अभी सब एक्सप्लेन किया था कि ऑर्डर क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, खाली बस पालन करेगा खाली, यहाँ पर पालन करने की तो बात हो नहीं रही। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कानून को बदलेगा या फिर समाज से पूछताछ के मशवरा लेके कानून में कुछ ना कुछ चेंज करेगा, तो वैसा तो कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पर। अब आया गुड बॉय नाइस गर्ल, अच्छा बनने के लिए तो कर नहीं रहा है। यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल या फिर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल मतलब सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत, ये होगा जो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। चलो तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 57 का। इसके बाद हम बात करते हैं 58 का, किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि मानव अधिकार और न्याय सबसे महत्वपूर्ण है, भले ही वे सामाजिक कानूनों के खिलाफ हों। अब ये देखो इसको अच्छे से समझ लेना, मतलब ये कह रहा है कि ऐसी किस स्टेज पर, ठीक है, व्यक्ति ये रीजन देगा कि ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इवन इफ दे गो अगेंस्ट द सोसाइटल लॉज। मतलब देश का अगर कोई कानून बना है, ठीक है, और उस कानून की वजह से किसी की मान लीजिए मानवता खराब हो रही है, या फिर आप कह सकते हो किसी का कुछ पर्सनल लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तमाम इतने कानून अभी करंट में चल रहे हैं, कोई खिलाफ है कोई साथ है, तो आप समझ सकते हो उस चीज़ को। तो उस चीज़ के अगेंस्ट भी जाकर भी, ठीक है, उस चीज़ के अगेंस्ट भी चला जाएगा, चाहे जैसा कानून हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने किसी ने भी पारित किया हो कुछ भी, लेकिन वो उस चीज़ के क्या चला जाएगा, खिलाफ चला जाएगा। तो ये रीजनिंग कब आती है, जब अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास में आती है, या फिर सामाजिक अनुबंध, या फिर सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत। तो ये तुम्हारे किस में आ जाएगा, सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत, मतलब आपका सी वाला में, ठीक है, कि किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि मानव अधिकार और न्याय सबसे महत्वपूर्ण है, भले ही वे सामाजिक कानूनों के खिलाफ हो। समाज को एकदम यहाँ पर नहीं ले रहा है अंडर में, समाज से इसको कोई मतलब नहीं, तो हमने क्या बताया था, ये तुम्हारा यूनिवर्सल में होता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देख लेते हैं 59 वाला। तो अगर इस चीज़ को अच्छे से समझ लोगे तो टफ कुछ नहीं है, और अगर थोड़ा बहुत आपको सीरीज़ पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ हो सके तो लाइक कर देना, थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाता है। और बाकी कमेंट वगैरह कर देना कैसी सीरीज़ लग रही है आपको, और किस किस सब्जेक्ट की चाहिए, या इसी को और क्वेश्चन बढ़ा दें, या फिर कौन से टॉपिक पे चाहिए, कुछ भी जो भी आपको लिखना हो लिख लो। अब यहाँ पर देखो बात करते हैं किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही निर्धारित कर सकता है, व्यक्ति नहीं, कि क्या सही है। मतलब किस स्टेज में हम ये कह सकते हैं, या किस लेवल में यहाँ पर बात हो रही है कि समाज को ही ज़्यादा वो देगा भाव, कि समाज ही डिसाइड करेगा, कोई पर्सनल व्यक्ति नहीं डिसाइड कर सकता है। तो ये कब होता है, अभी हमने बताया था कि समाज को कब तवज्जो देगा, या समाज को वो कब ज़्यादा वहाँ पर समाज को प्रभावी बनाएगा अपने से ज़्यादा, जब वो प्री कन्वेंशनल में होगा या कन्वेंशनल में। तो देखो प्री कन्वेंशनल में तो उसको एकदम नहीं सेंस रहता है, वो दूसरे के हिसाब से चलता है, ठीक है, तो इसको तो भूल ही जाओ, समाज से लेना देना पहली वाली लेवल में कुछ नहीं है। दूसरे तीसरे में आके फंसते हैं, तो दूसरा आता है आपका कन्वेंशनल पारंपरिक चरण, जहाँ पर वो समाज को महत्व देगा, सोसाइटी को महत्व देगा, ठीक है, जिसके हिसाब से समाज जो है सब कुछ है, बाकी हम कुछ नहीं, इस तरीके से चलेगा। इसके बाद देखो हम बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। हाँ ये चीज़ देखो थोड़ा इंक्लूड कर लेना, कैरोल गिलिगन इन्होंने क्या बोलते हैं, इस जो कोहलबर का सिद्धांत है इसकी आलोचना किया था,
और किस आधार पर किया था, क्या उन्हें लगा था जिस वजह से उन्होंने किया था, कि इसमें लिंग पक्षपाती थ्योरी है, या विद्यार्थियों की क्षमता को समझना, या जानवरों पर ही प्रयोग कर रहे हैं इस थ्योरी को, या उन पर अप्लाई हो सकती सारी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आप देखो यहाँ पर जो थ्योरी जो दिया था इन्होंने कोलबर्ग ने, ये पूरा का पूरा जो भी उन्होंने जितने भी टेस्ट वगैरह किए थे सब बॉयज़ पर किया था, ठीक है, लड़कों पर किया था, लड़कियों पर कुछ नहीं किया था। क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स की अगर आप बात करो तो नैतिकता थोड़ा बहुत अलग अलग होती है, ठीक है। कहीं पर गर्ल्स दिल से सोचती, वहाँ बॉयज़ दिमाग से सोचते हैं, कहीं पर गर्ल्स दिमाग से सोचेंगे, वहाँ बॉयज़ दिल से सोचेंगे, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन में दोनों अलग अलग तर्क दे सकते हैं, अलग अलग नैतिकता उनके अंदर पाई जा सकती है। तो इसलिए इसको जेंडर बायस बोला गया था, क्योंकि ये बस एक जेंडर के हिसाब से इस थ्योरी को बनाया गया था। और कैरोल गिलिगन थी कौन, इनकी स्टूडेंट ही थी जिन्होंने इसकी आलोचना करी, ठीक है। अब इनको बुरा लगा कि भैया हम लोग से तो कुछ नहीं पूछा, हम लोग का तो कोई टेस्ट नहीं लिया। और वह बात भी सही है वाकई में, कि यहाँ लड़के और लड़के की नैतिकता थोड़ा बहुत अलग होती है। चलो फिर अब देखो इतने क्वेश्चन हो गए हैं, इनफ होंगे इतने आपको इस स्टेज को, लेवल को, सबको समझने के लिए। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे गार्डनर थ्योरी का। तो हो सके तो आप सब्सक्राइब वगैरह करके भैया, थोड़ा बहुत अगर आपको लग रहा हो मेहनत आपके लिए 10 क्वेश्चन होंगे ये, लेकिन हमें 10 क्वेश्चन को इकट्ठा करने में, इनका लेवल सेट करने में, और इस तरीके से लेवल सेट करने में कि आपकी थ्योरी पूरी तैयार हो जाए, रिवीजन हो जाए, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो हो सके तो थोड़ा बहुत मेहनत को देखते हुए सब्सक्राइब वगैरह कर देना। और इसके बाद एक अच्छी वीडियो आएगी, वो हर वीडियो में हम बोल रहे हैं यहाँ पर एनिमेशन पे बेस होगी वो, तो वो मई में या फिर 1 तारीख को, 1 मई को आपको अपलोड होना यहाँ पर चालू हो जाएगी, तो आपको हमारे चैनल पर वो मिल सकती है, ठीक है। तो प्लीज़ हो सके तो उसके लिए वेट कर लेना, और फिर जब भी आएगी वो तो देख लेना एक बार ज़रूर, क्योंकि थोड़ा नया आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं यहाँ पर, तो आप लोग ही देखोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।